अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। हुकूमत की मुआशी टीम और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एतमाद में इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत इस एतमाद का इजहार कर रही है कि मईशत और हुकूमत दोनों ही खतरे से बाहर आ गए हैं, मगर इसके साथ ही इमरान खान ने दबाव में भी इजाफा कर दिया है और ये दबाव हुकूमत गिराने के लिए और इलेक्शन कराने के लिए बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट पर है और अदलिया पर भी है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फिर ऐलान किया कि उनकी हुकूमत अगले साल तक मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने ऐलान किया कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल से निकाल लिया है। अब IMF का प्रोग्राम भी बहाल होगा और मईशत भी संभल जाएगी। 9 दिन तक मुसलसल गिरने और हर रोज़ एक नया रिकॉर्ड बनाने के बाद आज रुपया संभला और एक दिन की रिकॉर्ड रिकवरी दिखाई। इंटरबैंक में रुपए की कदर में 4 रुपये 70 पैसे की बेहतरी आई और डॉलर 211 रुपये 93 पैसे से गिरकर 207 रुपये 23 पैसे की सतह पर आ गया। मगर अब से कुछ देर पहले स्टेट बैंक ने जो अदाद शुमार जारी किए हैं उनके मुताबिक स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में एक हफ्ते में मजीद $750 मिलियन की कमी आ गई है और वो 8.2 अरब डॉलर्स की खतरनाक सतह पर आ गए हैं। यानी बैरूनी अदायगियों का एक बहुत बड़ा प्रेशर इस वक्त पाकिस्तान पर है। तेजी से ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे हैं। अब चीन से 2.3 अरब डॉलर्स आएंगे तो ये ज़खायर 10.5 अरब डॉलर्स तो हो जाएंगे। मगर अगस्त 2021 के बाद से मुल्क के ज़खायर मुसलसल गिर रहे हैं। बैरूनी इमदाद आती है मगर ख़त्म हो जाती है और ज़खायर गिरते रहते हैं। मगर वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कल हमारे प्रोग्राम में दावा किया कि अगले माली साल के लिए पाकिस्तान ने 21 अरब डॉलर्स बैरूनी कर्जों की अदायगियों, 12 अरब डॉलर्स के करंट अकाउंट खसारे और ज़र मुबादला के ज़खायर को 15 अरब डॉलर से ऊपर ले जाने के लिए तकरीबन 40 अरब डॉलर्स की बैरूनी फंडिंग का इंतजाम कर लिया है, जिससे रुपया मजीद संभलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि IMF का प्रोग्राम बहाल होते ही ये रकम पाकिस्तान को मिल जाएगी, रुपया मजीद संभलेगा। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि बैनुल-अक़वामी मार्केट पर तेल की कीमतें और नीचे आई तो हुकूमत लोकल मार्केट में कीमतें कम करके आवाम को फ़ायदा पहुँचाएगी। इस सब में इमरान खान ने पहले सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ाया कि वो मुबैना अमरीकी साजिश पर तहकीकात कराए, मगर कामयाबी नहीं मिली। फिर इल्ज़ाम लगाया कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अस्करी क़यादत की मौजूदगी में माना गया था कि साजिश हुई है और उसके तहत हुकूमत गिराई गई है, मगर अस्करी क़यादत की तरफ से जवाब आ गया कि ये बात झूठ है और कौमी सलामती कमेटी में इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर बताया गया कि साजिश के कोई सबूत नहीं मिले। फिर इमरान खान ने दोबारा एहतजाज करने के लिए अदालत पर दबाव बढ़ाया, मगर अभी तक रिलीफ नहीं मिला तो उन्होंने और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने फौज पर अब बिलवास्ता तनकीद के बजाय बराह रास्त तनकीद शुरू कर दी है। पहले जो बयानात तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा दे रहे थे वो अब इमरान खान खुद दे रहे हैं और दीगर रहनुमा अब इमरान खान से भी एक कदम आगे बढ़कर बयानात दे रहे हैं। फिर इमरान खान ने चौकीदार का जिक्र किया, वो फवाद चौधरी ने 10 मई को जेएलएम के जलसे में कर दिया था। शीरीन मज़ारी भी बराह रास्त तनकीद कर रही थी और देखिए अब इमरान खान वही बातें दोहरा रहे हैं। न्यूट्रल्स को भी पता चल गया कितनी बड़ी गलती की है अमेरिका की साजिश रिजीम चेंज की जो उन्होंने कामयाब की है। न्यूट्रलिटी पे तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन क्या ये सारा कुछ आपने सोचा था जब आपने साजिश को सपोर्ट दी? सबको पता है कि न्यूट्रल नहीं थे, या तो फिर आपने न्यूट्रल की डेफिनेशन बदल दी होगी। इस घर के ऊपर डाकुओं ने हमला कर दिया और जब डाकू इस घर के ऊपर हमला कर दे तो चौकीदार ये नहीं कह सकता मैं न्यूट्रल हूँ। चौकीदारों से जेएलएम मुतालबा करता है कि अपना फर्ज अदा करो, इलेक्शन कराओ। मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? यही बाकायदा तहरीक इंसाफ ने अस्करी क़यादत पर हुकूमत गिराने की साजिश में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है कि इमरान खान आने वाले दिनों में बराह रास्त और ज़्यादा तनकीद की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या इस दबाव से इमरान खान को फ़ायदा होगा? इस्लामाबाद में आखिर हो क्या रहा है? क्या वाकई हुकूमत महफूज है? क्या वाकई तहरीक इंसाफ के दबाव की वजह से कुछ ना कुछ होगा? सीनियर साहब तज़किरा आबिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद। मीर साहब बहुत शुक्रिया हमेशा में ज्वाइन करने के लिए। आबिद मीर साहब, ये क्या हो रहा है इस्लामाबाद में? अचानक हुकूमत पूरे एतमाद नज़र आ रही है और वो कह रही है कि हमने अपनी हुकूमत भी बचा ली है, अगले साल इलेक्शन होंगे और हमने मईशत भी बचा ली है, वो भी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी। और इमरान खान साहब की तनकीदों का जो रुख है वो बहुत ज़्यादा बराह रास्त होता जा रहा है। वो खुद बराह रास्त तनकीद कर रहे हैं, मगर उनकी जो सेकंड ईयर लीडरशिप है वो तो और ज़्यादा, वो ये भी कह रहे न्यूट्रल भी नहीं है। वो चाहते तो हमारी हुकूमत बच जाती अगर फौज चाहती। एग्जैक्टली क्या हो रहा है? दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन डेस्परेट हो रहा है? ये शाहजेब साहब बड़ा ही मुश्किल सवाल है और इसी तरह के जो सवालात हैं आपके, उनसे बचने के लिए मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आपको अवॉइड करने की। मसला ये है कि ना तो इमरान खान साहब सच बोल रहे हैं और ना ही जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, मैं उनके भी मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं करता, इसलिए
कि हाँ आज ठीक है डॉलर जो है वो नीचे आया है, तो उसकी वजह से वो ये कह सकते हैं कि मुआशरत जो है वो एक इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। लेकिन जहाँ तक वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे जो तमाम सियासी मसाइल हैं वो ख़त्म हो गए हैं, तो मुझे तो ऐसी बात नज़र नहीं आ रही, इसलिए कि ये कोलिशन गवर्नमेंट है, इसमें 8-10 सियासी जमातें हैं और इसमें जो असल पावर है वो छोटी जमातों के पास है, और जो छोटी जमातें हैं उनके मसले बहुत बहुत बड़े हैं। जमातें छोटी हैं, मसले बहुत बहुत बड़े हैं, और उन्हीं मसलों की वजह से उन्होंने इमरान खान का भी साथ छोड़ा। और इमरान खान साहब जो हैं वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो छोटी जमातें हैं ये शायद किसी के बहकावे में आके या किसी के दबाव में आके मेरा साथ छोड़ गई और ये दूसरी तरफ चली गई और इसलिए मेरी हुकूमत ख़त्म हो गई। ये बात बिल्कुल गलत है, इसलिए कि मेरे पास तो मैं कुछ चीज़ों का यानी शाहिद हूँ, कुछ मेरे पास एविडेंस मौजूद है कि इमरान खान की हुकूमत को बचाने की सर तोड़ कोशिश की गई, और ये जो छोटी इत्तेहादी जमातें हैं इनको प्रेशराइज किया गया कि इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। जिसने जाके किसको कहा, किसने किसको कहा कि इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना, मैं नाम बता सकता हूँ, दिन बता सकता हूँ, वक्त बता सकता हूँ, मुकाम बता सकता हूँ, और उसमें फिर वो लोग जो हैं उन्होंने कैसे प्रेशर बर्दाश्त किया, उसमें कैसे किसने उनको रेस्क्यू किया, कौन कौन क्या हुआ, ये एक लंबी कहानी है। तो ये अब आने वाले दिन जो हैं तकरीबन 2-2.5 महीने हैं, तो ये जब गुजरेंगे तो आपको पता चलेगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो बाकायदा एक रियासती इदारे का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। इदारा कह रहा था भाई हम न्यूट्रल हैं, हमें सियासत में मत घसीटो, लेकिन इमरान खान साहब उस इदारे के लोगों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। और कभी ना कभी शाहजेब खानज़ादा साहब वो वक्त आएगा, और मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि वो दिन आए कि जब मैं इस गवर्नमेंट के जो कोलिशन पार्टनर, जो पहले इमरान खान के कोलिशन पार्टनर थे, तो आपके प्रोग्राम में या मेरे प्रोग्राम में कहीं बिठाकर मैं इनसे एतराफ़ करवाऊँ कि हाँ भी बताओ कि जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई थी तो आपको क्या कहा गया था? आपको ये कहा गया था इमरान खान का साथ छोड़ो, या आपको क्या कहा गया था इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना? और जब आपने कहा कि नहीं हमने साथ छोड़ना है, इमरान खान ने अपने वादे पूरे नहीं किए, फिर आपको क्या क्या धमकियाँ दी गई? तो शाहजेब साहब ये कहानी कुछ और है, बताई कुछ और जा रही है, तो इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। मगर हामिद मीर साहब, ज़ाहिर है इमरान खान साहब जब सियासत कर रहे हैं तो, और जो तकारीर में एक पैटर्न नज़र आता है, ये जो चौकीदार वाली बात है ये फवाद चौधरी साहब ने झेलम के जलसे में कही थी, और अब इमरान खान साहब कह रहे हैं, और फवाद चौधरी साहब 1-2-3 कदम और जाके आगे कह रहे हैं कि ये न्यूट्रल नहीं है, ये चाहते तो हमारी हुकूमत बच जाती, और फिर माजी के किरदार की भी बात कर रहे हैं। शीरी मज़ारी साहिबा भी 3-4 कदम आगे जाके ही फौज पर तनकीद कर रही हैं। पैटर्न क्या है इसमें? ये तो नहीं हो सकता कि सब जज्बात में कर रहे हैं इमरान खान साहब, कुछ ना कुछ आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लान करके कर रहे हैं, जो ये दबाव बढ़ा रहे हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? या फिर वो ये समझ रहे हैं कि जो रिस्क है वो बड़ा कम है, 3-4 महीने में मौजूदा क़यादत ने रिटायर हो जाना है? नहीं, देखें उनको ये लग रहा है कि देखें, मैं मिसाल दे देता हूँ आपको कि एक MNA है अली वज़ीर, उन्होंने 2 साल पहले कहीं जनूबी वज़ीरिस्तान में एक तकरीर की पश्तो में, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा कराची में दर्ज हुआ और वो अभी तक जेल में है। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया और अभी तक प्रोडक्शन ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और अभी तक वो कराची में, उनको कौमी असम्बली के इजलास में इस्लामाबाद नहीं लाया जा रहा। एक तो वो मिसाल है ना। दूसरी तरफ आप इमरान खान साहब को देख लें, आप फवाद चौधरी साहब को देख लें, PTI के सोशल मीडिया ब्रिगेड के जो लोग हैं आप उनको देख लें, वो क्या क्या कर रहे हैं। फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अहम लोगों पे, कौमी सलामती के ज़िम्मेदार जो इदारे हैं उनके सरबराहों पे वो ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं जो कि आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। तो उनको ये लग रहा है कि हमारे खिलाफ अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, यानी कि अली वज़ीर जो है उसने तो एक तकरीर पश्तो में की थी, उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई, लेकिन जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसकी लीडरशिप की सरपरस्ती में जो नारे लग रहे हैं, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अगर किसी इदारे ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की तो उनको जुडिशरी से रिलीफ मिल गया। तो उनके हौसले जो हैं वो बड़े हुए हैं, शायद उनके डोमिसाइल जो हैं वो छोटे सूबों के नहीं है, तो इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो उनका ख्याल है कि और प्रेशर डालो इन पे, और प्रेशर डालो इन पे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इससे आप एक ऐसी पाकिस्तान में मिसाल कायम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। आप ये मत समझें
कि अली वज़ीर जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि आपका डोमिसाइल पंजाब का है। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान में कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए और आने वाले हालात में आपको रियासत को साबित करना पड़ेगा कि कानून सब के लिए बराबर है। कानून जो है उसका इतलाक सिर्फ अली वज़ीर पे नहीं होता। साहब मगर ये जो मसला है, और मैं देख रहा था कि अली वज़ीर साहब के हवाले से सलीम साफ़ी साहब ने भी बड़ा दिलचस्प एक बात की है, तो ज़ाहिर है एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, मगर उन्होंने कहा कि या तो अपना नाम बदल के कुछ और रख लें या फिर अपनी पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लें तो शायद उनके साथ ना हो। तो ये कॉन्फिडेंस क्या खुद तहरीक इंसाफ को भी है कि हम जो भी बोल रहे हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, किसी और के लिए हो सकते हैं, हमारे लिए नहीं होंगे। ये कॉन्फिडेंस अगर है तो उसकी फिर बुनियाद क्या है जो मुसलसल हीट बढ़ाते जा रहे हैं इमरान खान साहब, और वो तवक्को रखते हैं कि इस हीट बढ़ाने का उनको फायदा होगा? देखिए आप शाहजेब साहब जरा गौर करें कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द लोग हैं कौन। मसलन अब उनका जो नैरेटिव है उसको फवाद चौधरी साहब आगे बढ़ा रहे हैं ना, तो फवाद चौधरी साहब कौन है? फवाद चौधरी साहब पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर वो परवेज़ मुशर्रफ साहब की जमात में चले गए, परवेज़ मुशर्रफ साहब के तर्जुमान बन गए। परवेज़ मुशर्रफ का तर्जुमान जो है वो एक टीवी चैनल पे बैठ के कह रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज और जुडिशरी जो है वो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं और ये ए पॉलिटिकल नहीं है। तो भैया आप सही कह रहे हैं ना, इसलिए कि आप तो परवेज़ मुशर्रफ के तर्जुमान हैं जिसने 2 दफ़ा पाकिस्तान का आइन तोड़ा, जिसने जजों को उनके घरों में बंद कर दिया, जिसने कि मुस्लिम लीग काफ बनाई, जिसने पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनाई, जिसने बीएनपी को तोड़ने की कोशिश की, जिसने बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको तोड़ने की कोशिश की। तो वो तो वाकई सियासत में मुदाखलत करता था और हम उसकी इसीलिए मुखालफत करते थे, उस पर तनकीद करते थे, तो आप उसके तर्जुमान थे। तो आप तो सही कह रहे हैं कि वाकई परवेज़ मुशर्रफ ने फ़ौज के इदारे का नाम इस्तेमाल करके सियासत में मुदाखलत की, तो आप उसके तर्जुमान थे। लेकिन जब वो इदारा ये कहता है कि हमने आइन के आर्टिकल 244 के तहत जो हलफ उठाया हुआ है कि हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी और हमने आज से मुदाखलत नहीं करनी, तो आप कहते हैं कि तुम ये गलत काम कर रहे हो और हम तुम्हें देख लेंगे और तुम जो है वो हमें हमारा साथ नहीं दे रहे और तुम न्यूट्रल हो गए हो, तुम्हारी ऐसी तुम्हारी तैसी। तो देखें ना, ये फ़र्क है ना। तो जब वो इदारा मुदाखलत कर रहा था और उस इदारे का सरबराह जो है वो सियासी जमातों को तोड़ फोड़ रहा था और आइन को तोड़ रहा था, तो उस वक्त आप उसके तर्जुमान थे। आज वो इदारा कह रहा है कि हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, तो आज आप उस इदारे पे तनकीद कर रहे हैं। तो शायद उनको फवाद चौधरी साहब के साथ या शहबाज गिल साहब के साथ या इमरान खान साहब के साथ आज तक वो हुआ नहीं है जो कि अली वज़ीर साहब के साथ हुआ है या अख्तर मैंगल साहब के साथ हुआ है या जो आसिफ जरदारी साहब हैं उनके साथ हुआ है, जो छोटे सूबों की लीडरशिप है उसके साथ जो कुछ होता रहा है वो अब आज तक इनके साथ हुआ नहीं है। इसलिए इनको शायद एक्सपीरियंस नहीं है, हो सकता है इनको भी एक्सपीरियंस हो जाए। मैं नाज़रीन को बता दूं, हमने फवाद चौधरी साहब को भी प्रोग्राम में आने की दावत दी है, अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो दे सकते हैं। और ज़ाहिर इस सिचुएशन का हल ये है कि जो दीगर लोगों के साथ हो रहा है उनके साथ ना हो, ना कि ये हल है कि जो दीगर के साथ हो रहा है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ भी हामिद मीर साहब होने लग जाए, जो पाकिस्तान की एक बड़ी अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री है। उसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए और दीगर लोगों तक नहीं फैलना चाहिए, बल्कि जिनके साथ हो रहा है उनके साथ भी ना हो। मुझे ये बताएगा कि हुकूमत को कोई ख़तरा फिर नहीं है या फिर जो महंगाई का भी तूफान आना है, IMF का प्रोग्राम ज़ाहिर है बहाल हो जाएगा, एक स्टेबिलिटी की सिचुएशन आएगी, मगर महंगाई का भी तूफान आएगा। तो ये इमरान खान साहब ये जो मुसलसल एक दबाव बढ़ा रहे हैं, कभी अदालत की तरफ और कभी फौज की तरफ, उसके उनको रिजल्ट मिलेगा जब महंगाई का तूफान आएगा, या आपके ख्याल में नहीं है अब ये खतरा अगले इलेक्शन तक? नहीं, देखें इलेक्शन तो होना है अगले साल, लेकिन अगले साल तक पाकिस्तान की सियासत में बहुत शिकस्त व रेख्त होगी, बहुत तोड़ फोड़ होगी। इमरान खान को उसका फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तोड़ फोड़ उनकी अपनी पार्टी में भी होगी, उनके इर्द गिर्द होगी और पार्टियों में भी होगी। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए कोई ख़तरात ख़त्म नहीं हुए हैं। जो इत्तेहादी पहले इमरान खान के साथ थे, इमरान खान का साथ छोड़ के शहबाज शरीफ साहब के साथ आ गए हैं, उनमें से 1 या 2 इत्तेहादी भी खिसक जाएं तो शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। जिन वजूहात की बिना पे इन इत्तेहादियों ने इमरान खान का साथ छोड़ा, उन्हीं वजूहात की बुनियाद पे वो शहबाज शरीफ साहब का साथ भी छोड़ सकते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जो मुतालबे इमरान खान साहब ने पूरे नहीं किए, इग्नोर कर दिए, वो मुतालबे अगर शहबाज शरीफ साहब भी पूरे नहीं करेंगे तो ये छोटी जमातें हैं, इनको आप छोटा समझ रहे हैं, मुतालबे इनके बहुत बड़े बड़े हैं, ये आपका साथ छोड़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि कुछ आने वाले दिनों में कुछ टूट फूट होगी और सियासी जमातों में जो टूट फूट होगी वो इमरान खान की पार्टी में भी होगी।
और वो मुस्लिम लीग नून में भी हो सकती है, वो और जमातों में भी हो सकती है, लेकिन ये जो टूट फूट होगी इसका फ़ायदा इमरान खान को नहीं होगा। ये मुझे राइटिंग ऑन द वॉल नज़र आ रही है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो इस मौजूदा सूरत हाल में इस हुकूमत की जो मुश्किलात हैं उसका फ़ायदा उठाने की बजाय अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत जो है अब उसका भी इम्तिहान है कि अगर इमरान खान एक ऐसे अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहे हैं जो हुकूमत की बजाय अपने लिए मुश्किलात क्रिएट कर रहा है, तो फिर भी आप पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात ख़त्म नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि आप भी बड़े नाअहल हैं। बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, मगर हुकूमत के और अवाम के दोनों के मसाइल बढ़ने हैं। वो कैसे बढ़ने हैं हम आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक बात बता दें आपको कि सोशल मीडिया पर और मार्केट में कयास आराइयाँ हो रही हैं कि इसाकदार वापस आ रहे हैं और अगले 3 से 5 दिन में वापस आ रहे हैं। इस हवाले से साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसाकदार ने हमें बताया है कि मेरा प्लान ज़रूर है आने का, मगर चंद हफ्ते तक उसका कोई इम्कान नहीं है। मुझे मई के शुरू में पासपोर्ट मिल गया है। बीमारी से मुतालिक 7 जून को डॉक्टर से कंसल्टेशन हो गई है। मैंने लीगल टीम को अपनी रिपोर्ट भी भेज दी है। मेरी लीगल टीम ने कहा है कि हमें 2 से 3 हफ्ते दें। मईशत के हवाले से अब भी नून लीग को मशवरे दे रहा हूँ। पाकिस्तान आकर भी नून लीग के वर्कर के तौर पर वज़ीर आज़म को मशवरे देता रहूँगा। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद बताएंगे आवाम पर बहुत बड़े बोझ पड़ने वाले हैं जिससे हुकूमत की मुश्किलात भी बढ़ेंगी। क्या मामला, बात करेंगे ब्रेक के बाद। नून लीग की हुकूमत ये वादा करके आई थी कि हम बिजली की कीमतों में कमी करेंगे, उसकी डिमांड में और कंजम्पशन में इजाफा करेंगे, मगर उल्टा हो रहा है। नून लीग इजाफा करने जा रही है और 8 रुपये तक का बिजली के बिल की कीमतों में इजाफा होगा। बेस टैरिफ में 5 रुपये की सब्सिडी रिवर्स होगी। फ्यूल एडजस्टमेंट में आवाम को भुगतना पड़ेगा। बहुत बड़ा एक जो महंगाई है उसका तूफ़ान आवाम को भुगतना पड़ेगा। साथ ही जो लोड शेडिंग है उसका भी मसला रहेगा, क्योंकि अगले महीने के लिए हुकूमत ने कोशिश की LNG लेने की। 3 दफ़ा मार्केट में गई, तीनों दफ़ा LNG नहीं ले पाई है और तीसरी दफ़ा जो एक सप्लायर मिला है वो इतनी बुलंद कीमत पर है कि उसे हुकूमत ले इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत महंगी प्रोडक्शन होगी और आवाम पर मज़ीद बोझ आएगा। इससे पहले नून लीग की हुकूमत ने आके 2 माह में LNG ली, मगर बहुत महंगी LNG ली, उसके बावजूद लोड शेडिंग बरकरार रही थी। देखिए नून लीग क्या वादे करती थी। नून को आने दें, हम रेट कम करेंगे, हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे, हम इंशाल्लाह 35,000 मेगावाट आवर्स लेके जाएंगे। आप देखिएगा सीजनल इफेक्ट कम करेंगे और हम आपको सर्कुलर डेट भी ख़त्म करके दिखाएंगे और रेट कम करके दिखाएंगे। पिछले 2 महीने में सिर्फ बिजली का रेट 8 रुपये बढ़ गया। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। 5 साल मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की और बिजली का रेट 8 रुपये नहीं बढ़ा। यहाँ पर 2 महीने में रेट 8 रुपये बढ़ा। मैं तो 12 रुपए की बेच रहा हूँ। 12 रुपए की आपकी एवरेज प्राइस हो जानी चाहिए। अभी जो 20-22 रुपए की एवरेज प्राइस है ना, वो 12 रुपए की हो जाएगी। सस्ती कर दें ना, 12 रुपए की दे दें। ये वादे करके नून लीग की हुकूमत आई थी, मगर अब उल्टा हो रहा है। बिजली की कीमतों में नून लीग इजाफा करने जा रही है। आवाम के ऊपर बिजली के बिलों में बहुत बड़ा बोझ आने वाला है। बेस टैरिफ का इजाफा होगा 8 रुपये का, फ्यूल एडजस्टमेंट की सूरत में इजाफा होगा। साथ ही जो 5 रुपये की सब्सिडी इमरान खान साहब अनाउंस कर गए थे वो रिवर्स होगी। आवाम पर बहुत बोझ पड़ने वाला है। और दूसरी तरफ जुलाई के लिए हुकूमत LNG का इंतजाम नहीं कर पाई है। मई जून में इंतहाई महंगी LNG खरीद ली थी। जुलाई में सप्लायर नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से और ज़्यादा दबाव आएगा। लोड शेडिंग अलग होगी, महंगाई अलग होगी। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म की मुशीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब, उनसे बात करेंगे। मलिक साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मुसद्दिक मलिक साहब, मई में और अप्रैल में आप लोगों ने इंतजाम कर लिया था, बहुत महंगी LNG खरीदी, मगर खरीदी 12 कार्गोज आपके पास मौजूद थे, लॉन्ग टर्म और स्पॉट को मिला के। उसके बावजूद आप अपनी ये कमिटमेंट नहीं पूरी कर पाए कि लोड शेडिंग नहीं होगी। अब जुलाई के लिए आपने पहले 3 जून को टेंडर किया, कोई सप्लायर नहीं आया। 10 जून को टेंडर किया, कोई सप्लायर नहीं आया। फिर 23 जून को जो आपने टेंडर खोला है उसमें 4 आप सप्लायर्स मांग रहे थे, 4 कार्गो। एक ही का सप्लायर आया है कतर एनर्जी, वो भी $39.8 के रेट पे, तकरीबन 35% का स्लोप, जो कि आई एम श्योर के वायबल नहीं होगा और आप लेने का नहीं सोच रहे होंगे। तो फिर अगले महीने के लिए तो बहुत सारी लोड शेडिंग के लिए हम तैयार हो जाएं। जी, मेरे ख्याल में हालात जो है वो बहुत अच्छे नहीं हैं, ना सिर्फ अगले महीने के लिए बल्कि आने वाले बहुत से महीनों के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा जो SNGPL का सिस्टम है, यानी हमारा गैस का वो सिस्टम जो पंजाब को और खैबर पख्तूनख्वा को गैस फराहम करता है, उसकी टोटल सप्लाई जो है, टोटल सप्लाई वो तकरीबन है 670 MMCFT। आप समझ लें 670 मिलियन यूनिट्स। हमारी जो विंटर के अंदर नवंबर से लेकर फरवरी तक सिर्फ डोमेस्टिक यानी सिर्फ चूल्हे जलाने के लिए जो हमें गैस की ज़रूरत है वो औसतन तकरीबन 1170 मिलियन यूनिट है। आप सोचिए, सप्लाई है 670 और सिर्फ
चूल्हों में डालने के लिए 1170 चाहिए, जो कभी कभी 1300 तक भी चली जाती है। अब हम कर ये रहे थे कि हम LNG खरीदते थे और अल्लाह ने हमें बहुत से मौके फराम किए। आपको याद होगा 2 साल पहले हमारे पास मौका आया जिसमें हम $4 में, आज आपने बताई ना कीमत, आपने कहा तकरीबन $40 की कीमत थी, तो 2 साल पहले $4 की हमें यही गैस मिल रही थी, मगर हुकूमत ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट तो छोड़ें, स्पॉट प्राइस पे भी गैस नहीं खरीदी। आज अब हमारे पर अजाब ये आ रहा है कि ना सिर्फ कीमत $40 है बल्कि गैस अवेलेबल ही नहीं है। मैंने ज़ाती तौर पे जो बड़े बड़े सप्लायर हैं दुनिया के, उन सबको टेलीफोन करके, उनको कांटेक्ट करके ये पता करने की कोशिश की कि क्या कोई ऐसी गैस है जिस पे हम टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। तो ज़्यादातर लोगों ने बताया कि गैस का कार्गो तो छोड़ें, गैस का एक एक मॉलिक्यूल जो है वो यूरोप खरीद चुका है। इस वजह से एक तो गैस अवेलेबल नहीं है, LNG अवेलेबल नहीं है, और जो LNG अवेलेबल है उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है $40। इसकी ज़रा मुकाबला दोबारा से कर लें $4 में, जिसमें ये ज़ाहिर महंगी है, गैस मिल रही महंगी है और नहीं है। और मसला सब में यह है कि जब सर्दियाँ आएंगी तो रूस की तरफ ऊपर पाबंदियां होने की वजह से वही मार्केट जिससे हम भी जाके LNG खरीदते थे, उस मार्केट से यूरोप की तरफ से और दीगर ममालिक की तरफ से ज़्यादा बाइंग हो रही होगी। तो अभी मैं आपको बता दूं कि नवंबर दिसंबर के लिए जो JKM के फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं वो $37 पर ट्रेड हो रहे हैं। आप लेने जाएंगे तो आपको सर्दियों के लिए भी नहीं मिलेगी। तो आवाम पहले तो गर्मियों में भरपूर लोड शेडिंग के लिए तैयार हो जाए और फिर सर्दियों में भरपूर गैस की लोड शेडिंग के लिए तैयार हो जाए। आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है इसका। देखिए, इसका सोल्यूशन तो आज से 2 साल पहले था अवेलेबल, जब गैस तकरीबन मुफ्त मिल रही थी और हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए। इस वक्त जो रूस की जो जंग छिड़ी है, जिसके नतीजे में दुनिया में हम आइसोलेट भी हुए, हमने जो नारा मारा वहाँ पे जाके, उस लड़ाई के बाद गैस की अवेलेबिलिटी जो है पूरी दुनिया में तकरीबन ख़त्म हो गई है, क्योंकि यूरोप जो पहले रूस से गैस लिया करता था उसने अब बाकी तमाम दीगर जो सप्लायर हैं उनसे गैस लेनी शुरू कर दी है। तो सख्ती हम पे आएगी। हम उसके लिए कुछ तदाबीर कर रहे हैं। मसलन फौरी तौर पे वो बिजली जो हमने LNG से बनानी थी अब हम फर्नेस ऑयल से बना रहे हैं। ऑब्वियसली वो थोड़ी महंगी बनेगी, मगर इस वक्त जो कीमत हमें LNG की मिल रही है, फर्नेस ऑयल से बनाई हुई बिजली उससे सस्ती मिलती है। दूसरे, हमने कोयले के ज़रिए जो बिजली बनाने का हमारा अमल था उसको बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा, और इंशाल्लाह अगले कुछ दिन के बाद बहुत आप देखेंगे कि कोयले की मद के अंदर जो बिजली की पैदावार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये LNG का जो गैप है इसे कोयले के जरिए और फर्नेस ऑयल के जरिए, मगर मसला ये है कि ये दोनों महंगे बड़े पड़ेंगे आपको। जो फर्नेस ऑयल है वो मई के महीने में फी यूनिट ₹33.68 का पड़ा है, LNG ₹28 की पड़ी है। और दूसरा जो कोल है, अब जाहिर अगर वैसे तो 18 का पड़ा है, मगर कोल भी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है। इंडिजीनियस कोल इस्तेमाल करेंगे, इंपोर्ट करके करेंगे, क्योंकि उस सूरत में भी बहुत महंगी होगी और बहुत महंगा बिल की सूरत में भी आवाम को पे करना पड़ेगा उसका फ्यूल एडजस्टमेंट। जी हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। असल में कोयला जो है वो मुख्तलिफ क्वालिटीज़ का है और कोयला मुख्तलिफ कीमतों पे मिलता है। साउथ अफ्रीकन कोयला भी है, इंडोनेशियन कोयला भी है, अफ़गानिस्तान में कोयला भी है। तो ये तमाम कोयले जो हैं इनकी कीमत ख़रीद जो है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत मुख्तलिफ है। तो इस वक्त हमारी कोशिश ये है कि बाज़ तो हमारे ऐसे कारखाने हैं जो सस्ते कोयले पे चल नहीं सकते, मगर 3 में से 2 कारखाने ऐसे हैं जो सस्ते कोयले के ऊपर चल सकते हैं, और उसके लिए हम इंतज़ामात जो हैं उन्हें मुकम्मल कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में भी देख रहे हैं, जिससे हमारी ज़र मुबादला जो है उसका भी बोझ कम होगा, क्योंकि वो ट्रेड हो सकता है हम रुपयों में कर पाएँ, तो उससे एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर भी बोझ कम पड़ेगा, कीमत ख़रीद भी कम होगी। तो मैं क्या आपसे ये रहा हूँ कि इस वक्त तमाम तरीक़ाकार मुख्तलिफ जो हैं उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है, जिसमें सस्ता कोयला की ख़रीद जो है वो भी एक ऑप्शन है, फर्नेस ऑयल की ऑप्शन भी है। इस वक्त जिस कीमत पे LNG अवेलेबल है उस कीमत के ऊपर तो फर्नेस ऑयल और कोयला दोनों उससे ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं। और सब फिर मुझे ये बताइएगा कि जब ये सारी की सारी एक्सरसाइज की सूरत में, क्योंकि मई में जो फ़ी यूनिट औसत कॉस्ट पड़ी है वो ₹13.15 फ़ी यूनिट है, ₹5.70 पिछली दफ़ा थी, तो आप ₹8 तो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आवाम से लेंगे, फिर ₹5 जो तहरीक इंसाफ सब्सिडी दे गई थी उसको रिवर्स करेंगे जुलाई में, फिर ₹8 यानी ₹7.91 आप लोगों ने बेस टैरिफ बढ़ा देना है।
कितना बड़ा बोझ है। ये तो बिल होंगे अवाम के, उनमें कई गुना इजाफा होने वाला है। आप लोग तो कहते थे कंजम्पशन बढ़ाएंगे और बिजली की कीमत फी यूनिट कम करेंगे, 12 रुपए करने की बात करते थे मिफ्ता इस्माइल साहब, आप तो बोझ बढ़ाने जा रहे हैं। शाहजेब साहब, ये आपका बड़ा अहम सवाल है और बड़ा अच्छा सवाल है। जिस चीज़ को आप बेस कह रहे हैं, रीबेसिंग कह रहे हैं, वो असल में फ्यूल एडजस्टमेंट ही है। जिस वक्त 2018 में आपको याद होगा पीटीआई ने बड़ा शोर डाला कि ये महंगी बिजली जो है उसके सौदे कर गए हैं, वो तमाम महंगी बिजली के कारखाने जब काम कर रहे थे तो उस वक्त बिजली की पैदावारी कीमत जो थी वो तकरीबन, अब मैं भूलता हूँ, 9 रुपये थी, 8 रुपये 90 पैसे थी, कुछ इस तरह की थी। आज वही सिर्फ बिजली बनाने की कीमत जो है वो तकरीबन दुगनी हो गई है, जिसके नतीजे में हुआ ये। और दुगनी क्यों हुई है? दुगनी इस वजह से हुई है कि हमने जो पॉलिसीज़ अपनाई, अपना इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी जो अपनाई और रुपए की डिवैल्यूएशन की जो पॉलिसी बनाई, उसके नतीजे में इन तमाम मॉनेटरी पॉलिसी की पॉलिसीज़ के नतीजे में तकरीबन 300 अरब का बोझ आवाम के ऊपर पड़ा। वो 300 अरब का बोझ जो एक परमानेंट शक्ल में पड़ चुका है, यानी पैदावारी की कीमत जो है जिसमें कैपेसिटी पेमेंट भी है और फ्यूल की कीमत भी है, उसी को रीबेसिंग कहते हैं। तो जब आप रीबेस करते हैं तो फिर आपको इजाफी फ्यूल एडजस्टमेंट 1-आध रुपया जो एक महीने में ऊपर नीचे हो जाए, सिर्फ वही पड़ती है। उसके अलावा रीबेसिंग के बाद आपको ये 7 रुपए या 6 रुपए वाली जो फ्यूल एडजस्टमेंट है, इसकी ज़रूरत नहीं रहती। तो ये पिछली हुकूमत का रीबेसिंग का ये हमारे तो सामने रीबेसिंग का मुकदमा अब आया है, मगर इसके तमाम कागजात, इसकी फाइल्स, ये तमाम पिछली हुकूमत में काम मुकम्मल हो चुका था। नहीं, मगर इसमें मसला ये है, हुआ पिछली हुकूमत में अगर मुकम्मल था, जैसा कि आप कह रहे हैं, अगर आपकी बात को सही भी मान लिया जाए, उसका जो कॉन्सिक्वेंस था पिछली हुकूमत बताती थी वो ये था कि आप लोगों ने इतने ज़्यादा बिजली के कारखाने लगाए और उनकी जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो आप आगे जाके कैसे बिजली की कीमत कम कर देंगे? क्योंकि आप तो कहते थे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे, कंजम्पशन बढ़ाने की वजह से जो कैपेसिटी पेमेंट है उसका जो बोझ है वो कम होगा, हम कंजम्पशन बढ़ाकर बिजली की बिलों में कीमत कम कर देंगे, तो वो आप कैसे करेंगे आगे जाके? नहीं, देखिए ना, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने जो आपने दोबारा सवाल दोहराइए जो आपने, मगर आप तो कहते हैं हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे, जो कैपेसिटी पेमेंट का बोझ है, क्योंकि वो कहते थे कि आपने जरूरत से ज्यादा कारखाने लगा दिए, तो आप कहते थे कि भाई हम कैपेसिटी पेमेंट का बोझ ऐसे हटाएंगे कि हम कंजम्पशन बढ़ा देंगे, कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो जो फी यूनिट कॉस्ट है उसको कम कर देंगे, हम 34-35 हज़ार मेगावाट पर ले जाएंगे कंजम्पशन। ये मिफ्ता इस्माइल साहब कहते थे, आप तो उल्टा कीमत बढ़ा रहे हैं। जब आप कीमत बढ़ाएंगे तो कंजम्पशन कैसे बढ़ रही होगी? और दूसरा मसला यह है कि जब आप लोड शेडिंग कर रहे होंगे क्योंकि गैस का इंतजाम नहीं है, तो भी कंजम्पशन कैसे बढ़ रही होगी? तो कैपेसिटी पेमेंट का बोझ अपनी जगह पे रहेगा आपके ऊपर, यानी हुकूमत के ऊपर, और ज्यादा बिलों का बोझ अलग आ जाएगा अवाम के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो वो जो मिथ थी कि पिछली हुकूमत इतनी बिजली लगा गई है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, तो बताइए अगर ऐसा है तो लोड शेडिंग क्यों हो रही है? लोड शेडिंग इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि कितनी गलत बयानी की जा रही है। मगर मुसद्दिक साहब, इस वक्त ये बात, इस बात पे तो सवाल आपका मैं मान लेता हूं कि सरप्लस कैपेसिटी के ऊपर, मगर ऐसा तो नहीं है कि इस वक्त लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है? कैपेसिटी हमारे पास है, हमारे पास ईंधन नहीं है उस कैपेसिटी से बिजली पैदा करने के लिए। नहीं, ये देखिए, अभी आपने खुद प्रोग्राम के इब्तदाइये में बताया कि हमारे पास 1200 MMCFD गैस थी पिछले 2 महीनों में, आपने बताया ना ये जी। आपको ये भी मैंने बताया था कि हमने 5 कार्गो फर्नेस ऑयल के खरीदे सिर्फ मई के महीने में और फिर जून के लिए। अब मैं भूलता हूँ कि कितनी शिप्स हमने मई के लिए खरीदी और कितनी हमने जून के लिए खरीदी। तो फर्नेस ऑयल भी हमने पूरा खरीद लिया, गैस भी हमने पूरी खरीद ली। तो फिर ये जो लोड शेडिंग हो रही थी, ये फ्यूल की वजह से तो नहीं हो रही थी ना। मगर आपके पास 28 से 30 हज़ार मेगावाट अगर डिमांड जाए तो आपके पास इतनी प्रोडक्शन तो मौजूद है, इसलिए हो रही थी कि उसके मुताबिक आपके पास सप्लाई मौजूद नहीं थी, ईंधन मौजूद नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, उस 27-28 हज़ार जिसको आप गिन रहे हैं, 30 हज़ार भी गिन लें, उसमें से 6 से 7 हज़ार जो कैपेसिटी है वो पानी के ज़रिए पैदा की जाती है, और पानी जब तक ना आए और डैम भर ना जाएं तब तक बिजली उनसे पैदा नहीं की जाती या कम की जाती है। तो ये जो इजाफी अभी अगले महीने में इंशाल्लाह, ये जिसकी वजह से कुछ लोड शेडिंग में इंशाल्लाह रिलीफ आएगा, जुलाई के 15 दिन के बाद रिलीफ आएगा,
वो इस वजह से कि मॉनसून के महीने की वजह से पानी आ जाएगा और पानी के ज़रिए जो बिजली बनाने की हमारी ताकत है वो पूरी तरह से यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगी। उससे 4-5 हज़ार इजाफी मेगावाट आ जाते हैं और उससे रिलीफ मिलता है। जब हम कहते हैं कि हमारे पास 30,000 की कैपेसिटी है तो आप ये सोच लीजिए कि उस 30,000 में से 6-7-8 हज़ार जो है वो तो पानी के ज़रिए बिजली पैदा करने की कैपेबिलिटी है, जो जब पानी नहीं होता उस वक्त नहीं पैदा की जाती, क्योंकि पानी पे सूबों का पहला हक है। इस वजह से एक तो डैम्स को भरना होता है, दूसरा खेती बाड़ी के लिए जो पानी चाहिए उसकी मुताबिकत से सूबों को पानी रिलीज़ किया जाता है। जितना रिलीज़ किया जाए उतनी बिजली बनाई जाती है। तो ये वो अहम पहलू हैं जो पिछली हुकूमत आपको नहीं बता रही थी, और आपको ये नहीं बता रही थी कि किसी भी वक्त हमारी इफ़ेक्टिव कैपेसिटी कितनी होती है बिजली पैदा करने की। तो हमारी जो कैपेसिटी थी पिछले ये 2 महीने में वो 20,000, 21,000, 22,000 यहाँ तक थी हमारी कैपेसिटी, और तकरीबन इतनी ही 19, 20, 21,000 हम बिजली बना रहे थे। इससे मैंने वाहिद पॉइंट जो साबित आपके सामने किया है वो ये है कि दीगर चीज़ों की तरह ये कि पिछली हुकूमत महंगे कारखाने लगा गई या ये कि पिछली हुकूमत ज़रूरत से ज़्यादा कारखाने लगा गई, वो दोनों मिथ्स जो हैं वो आपके सामने मैंने ब्रेक कर दी हैं। दोनों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं महंगे था। जो हमने उतनी बिजली लगाई थी जी, अगर आपने उतनी बिजली लगाई थी जितनी डिमांड थी, ज़ाहिर ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर जो वज़ीर आज़म के साबिक वज़ीर आज़म के मुशीर थे सीपेक के खालिद साहब, वो उन्होंने भी कहा कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा बिजली नहीं लगाई है, मगर जो कैपेसिटी पेमेंट का बोझ है वो तो उसी सूरत में हल होगा ना जब आप डिमांड बढ़ाएंगे अकॉर्डिंगली। जब मिफ्ता इस्माइल साहब कहते थे कि हम 34-35 हज़ार मेगावाट पर लेके जाएंगे, उस सूरत में हम बिजली की कीमतों को कम करेंगे, तो सप्लाई देख के ही बात कर रहे थे ना। अगर हमारे पास सप्लाई नहीं थी तो फिर ये दावा वो क्यों कर रहे थे? फिर वो दावा ये गलत कर रहे थे। और दूसरा, हमारे पास 1174 अरब रुपए का 2022 में अगर कैपेसिटी पेमेंट का बोझ है तो ये रुपया गिरेगा, क्योंकि आपने डॉलर में सारे मुआहदे किए हुए हैं, ये बोझ और बढ़ता चला जाएगा। तो आप तो आगे जाके भी कीमतें बढ़ा ही रहे होंगे, कम कैसे कर रहे होंगे जो आपने अवाम से वादा करके हैं? जी हाँ, ये बड़ा आपका अहम सवाल है। देखिए, इसके अंदर होता ऐसे है कि पाकिस्तान में, मैं आपको 2013 याद करवाता हूँ, मेरे ख्याल में एक आध प्रोग्राम मैंने आपके साथ गालिबन तब भी किया था। जब आपने पाकिस्तान में एक कारखाना लगाना होता है, बिलफर्ज आप कोयले का कारखाना लगाना चाहते हैं, तो उसकी कीमत तकरीबन 1 से 2 अरब डॉलर उसकी कीमत है कारखाना लगाने की। अब तो मुझे मालूम नहीं इस वक्त हमारे बैंक्स की कितनी कैपेसिटी है, लेकिन 2013 में अगर सारे पाकिस्तान के बैंक किसी कर्ज को या किसी लोन को सिंडिकेट करते तो 1-1.25 अरब से ज़्यादा वो लोन नहीं दे सकते थे या कर्ज नहीं दे सकते थे ये कारखाना लगाने के लिए। इस वजह से जो हमें कर्ज लेना पड़ा वो भी डॉलर्स में लेना पड़ा। अगर हमने चीनी बैंकों से लिया तो चीनी बैंकों ने तो किसी इंटरनेशनल करेंसी में देना था ना कर्ज। चीनी बैंक्स ने पाकिस्तान को कर्ज पाकिस्तानी रुपए में तो नहीं देना था, वो तो पाकिस्तानी रुपया नहीं छापते। दूसरी अहम चीज़ ये थी कि जो इन्वेस्टर्स थे उनमें से बहुत से इन्वेस्टर्स तो हमारे पाकिस्तानी थे, मगर बेशतर जो इन्वेस्टर्स थे वो बाहर से आए, कुछ कतर से आए, कुछ दीगर ममालिक से आए। तो उन्होंने भी जो अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट की वो डॉलर्स में की, क्योंकि वो पाकिस्तानी रुपए में तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। वैसे मगर मेरा जो सवाल है, टैरिफ बनाते हैं वो जो आप ये जो आप इस मैकेनिज्म में ही, इसी मैकेनिज्म में मैं सवाल कर रहा हूँ कि जब आपके कारखाने लगे हुए हैं इंपोर्टेड फ्यूल पर और आपके कारखानों के मुआहदे भी हुए हुए हैं डॉलर्स में, तो आपका रुपया जितना जितना गिरता रहेगा उतना उतना आपकी फ्यूल की कॉस्ट भी बढ़ती रहेगी जिससे आप बिजली बनाते हैं, और आपको कारखानों को जो अदायगी करनी है वो भी बढ़ती रहेगी क्योंकि वो आपने डॉलर में मुआहदे किए हुए हैं। तो आप मुस्तकबिल में भी उम्मीद कोई नहीं है कि बिजली की कीमत कम करेंगे, बल्कि बढ़ा ही रहे होंगे। ये पॉइंट है मेरा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि आज तकरीबन 4.5 रुपए डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत जो है उसमें इजाफा हुआ है। जैसे जैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी वैसे वैसे हम समझते हैं कि रुपए की कदर में इजाफा होगा और डॉलर की कदर में कमी आएगी। जैसे जैसे डॉलर की कीमत में कमी आएगी वैसे वैसे जो बोझ है हमारा अदायगी का, कैपेसिटी पेमेंट जिसको आप आसान लफ्ज़ों में कह रहे हैं, वो नीचे चलता जाएगा।
जब हम इस हुकूमत में आए, मैं आपको कुछ डेटा देता हूं। मैं सिर्फ आपको एक और डेटा से काउंटर कर दूं, फिर आप डेटा दे दीजिएगा। जी 2022 में हम खड़े कोई 1200 अरब रुपए पर कैपेसिटी पेमेंट गालिबन, ये अगले साल 1450 अरब रुपए होने वाली है, यानी कि मजीद डिमांड आएगी। अगर इस वक्त हम सुपर साइकिल में हैं और आपके पास अगर नहीं होगी ईंधन बिजली पैदा करने के लिए, तो इसका मतलब है आप लोड शेडिंग करेंगे। लोड शेडिंग करेंगे तो कैपेसिटी पेमेंट का बोझ अपनी जगह पे रहेगा और आप यूनिट कम सेल कर रहे होंगे। बेशक आपने महंगे किए हुए मगर कम सेल कर रहे होंगे, तो आप जो सब्सिडी बजट में कम कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं होगा। बजट में सब्सिडी भी दे रहे होंगे, आवाम पर बिजली का बोझ भी ज्यादा होगा और कैपेसिटी के पेमेंट भी बढ़ती चली जाएगी। ये आज जो 4.5 रुपए या 5 रुपए की कीमत बढ़ी है और डॉलर की कीमत कम आई है, इसका इम्पैक्ट जो है वो तकरीबन 20 अरब रुपए है, 20 बिलियन रुपीस। इस वजह से जैसे जैसे मुल्क में इस्तकामत आती रहेगी और अनसर्टनिटी ख़त्म होती जाएगी, जैसा कि होना शुरू हुआ है, अल्लाह करम करे। मैं समझता हूँ अभी हमें बहुत से सख्त फैसले करने हैं, मगर इंशाअल्लाह उन सख्त फैसलों के बाद 5-6 महीने के बाद आप देखेंगे कि रुपए की कदर में इजाफा होता जाएगा और डॉलर गिरता जाएगा। उसके नतीजे में कैपेसिटी पेमेंट जिसका आपने जिक्र किया, सिर्फ एक बात, होप रखना अच्छी बात है, बट होप एक स्ट्रैटेजी नहीं होती है। आपको पता है कि हमारी महंगाई 17-18% होगी हमारी, और जो कि दुनिया से ज्यादा होगी, इसलिए हमारी महंगाई दुनिया से जितनी ज्यादा होगी हमारे रुपए पे उतना प्रेशर पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में आपको पता है कि रुपए ने इंप्रूव नहीं करना है, शॉर्ट टर्म में कर भी गया तो लॉन्ग टर्म में रुपए ने गिरना ही है। या कोई लंबी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये होप है बस। नहीं, मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगले 3-4-5 महीने सख्त वक्त गुजरेगा पाकिस्तान में। उसमें कुछ रूस की जंग का भी अमल दखल है, कुछ ग्लोबल इन्फ्लेशन का भी, महंगाई की जो ग्लोबल पूरी दुनिया में जो महंगाई की शरह है उसका भी अमल दखल है। लेकिन हमारे ये हुकूमत लेने का मकसद ही ये था कि पुरानी हुकूमत की तरह हम इस मुल्क को बैंकरप्सी में ना झोंक दें या मुआशी बदहाली में ना झोंक दें। इस वजह से हम सख्त फैसले कर रहे हैं जिनकी हमें सियासी कीमत अदा करनी पड़ती है। इस वक्त जो हम फैसले कर रहे हैं इनकी एक सियासी कीमत है, लेकिन हमारी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि अगर मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क को मुआशी तनज़ली से या बदहाली से या बैंकरप्सी से बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि इस तरह के फैसले किए जाएं। और वो जो बारूदी सुरंगें इमरान साहब बिछा रहे थे कि ग्लोबल प्राइस किधर जा रही है और वो 10 रुपए कम कर रहे हैं और उसमें से तमाम टैक्स निकाल रहे हैं, जिसके नतीजे में 100% मुल्क ने बैंकरप्ट हो जाना था, उन फैसलों को रोका जाए और एक डिसेंसी के साथ और थोड़ी सी इंटेग्रिटी के साथ फैसले किए जाएं, जिनकी सियासी कीमत अगर अदा करनी पड़े तो ज़रूर दी जाए, मगर मुल्क को बचाया जाए ताकि आने वाले वक्त में लोग देख सकें। मुझे आखिर में ये बता दीजिए कि अगले साल 1450 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स होंगी। आपने अगर बिजली की कीमत बढ़ाई है तो आप ही का फॉर्मूला हुआ करता था मिफ्ता इस्माइल साहब का कि अगर हम कीमतें बढ़ा देंगे तो बिजली की चोरी बढ़ जाएगी, इसलिए ये दुरुस्त नहीं है कैपेसिटी पेमेंट से जान छुड़ाने के लिए आप बिजली की कीमतें बढ़ा दें। तो आपने कीमतें बढ़ा दी हैं, चोरी भी बढ़ेगी, लोड शेडिंग भी ज़्यादा होगी, तो कैपेसिटी पेमेंट का बोझ कैसे कम होगा, बजट पे सब्सिडी का प्रेशर कैसे खत्म होगा और सर्कुलर डेट कैसे कम होगा? देखिए मैं आपको 3 चीज़ें हाईलाइट करके बताता हूँ। पहली चीज़ ये है कि हम समझते हैं कि मुल्क में इस्तकामत आएगी तो रुपए की कदर में इजाफा होगा, उससे आपका जो कैपेसिटी पेमेंट है वो नीचे जाएगी। ये आप जहन में रख लें, ये हमारा ख्याल है और हमारा तमाम फोकस उसी तरफ है। दूसरी बात यह है कि वो गलती जो पिछली हुकूमत ने की कि जिन चीज़ों पे हम टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे, यानी वक्त से $4 की बिजली गैस ले सकते थे, अगर कोई ऐसा मौका आया ये जंग ख़त्म होने के बाद जो रूस की जंग है और कीमतें गिरें, तो हम फौरी तौर पे उस वक्त टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे ताकि आने वाले वक्त में ये जो आप कह रहे हैं कि आपके पास गैस नहीं होगी तो बिजली कम बनेगी, इस तरह का मौका ना आए। अब भी जब मगर गैस है कि अभी है कुछ कतर से कुछ उसको कॉम्पेंसेट कर रहे हैं कोयले से। अच्छा, मगर कोई अभी है कोई कतर से बातचीत हुई है या आप इंतजार कर रहे हैं कि कीमतें नीचे आएंगी? क्योंकि अब एक और मसला है, कीमतें नीचे आ भी गई तो हमारे पास सिर्फ 2 LNG के टर्मिनल है जो आप लगा के छोड़ गए थे। पिछली हुकूमत बार बार दावा करती रही, हम प्रोग्राम में कहते रहे टर्मिनल लगा लें, मगर नहीं लगाया गया। उन्होंने कहा प्राइवेट सेक्टर से लगवाएंगे। कोई प्लान है कि फौरी तौर पर एक और टर्मिनल पर भी काम शुरू हो और फिर एक लॉन्ग टर्म मुआहदे की पर भी बातचीत शुरू हो? जी, इस वक्त हम 2 बड़े टर्मिनल जो प्राइवेट सेक्टर लगाना चाहती थी, जिसमें बहुत से लोग
गुमान आराई करते हैं और कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि उसमें कुछ करप्शन के एलिमेंट्स थे वगैरह वगैरह मुबैना तौर पे, लेकिन मैं समझता हूँ ये इल्ज़ामात लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। 2 टर्मिनल्स का आइडिया है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने वो टर्मिनल लगाने थे वो वापस आएँ, वो LNG भी अपनी लेकर आएँ, क्योंकि उनमें से एक जो टर्मिनल है वो एक ऐसे मुल्क का है जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर हैं LNG के। तो हमारी कोशिश ये है कि वो आएँ, ज़र मुबादला का इंतज़ाम भी खुद ही करें, LNG इस मुल्क में लेकर आएँ और इस मुल्क की मार्केट को डेवलप करें। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम कोशिशें कर रहे हैं कि वो जो पॉलिसी की मुश्किलात जो पिछली हुकूमत को तय कर लेनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की, जिनके बगैर इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, वो तमाम पॉलिसी के मसाइल जो हैं उनको हल करें, वॉर फुटिंग पे हल करें और फिर दावत दें उन इन्वेस्टर्स को कि वो वापस आएं। और एक बड़ी एग्रेसिव पॉलिसी हम ला रहे हैं पाकिस्तान में जो हमारे ज़खायर हैं गैस के, उनकी एक्सप्लोरेशन की। मैं आपको साथ के साथ ये भी बताऊं, हम एक बड़ा ऐलान भी करने वाले हैं, मगर पाकिस्तान में कुछ जगहों के ऊपर गैस के ज़खायर जो हैं हमने ढूंढ लिए हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्दी पाइपलाइन के जरिए वो भी इजाफी गैस पाकिस्तान के सिस्टम में डाली जाएगी। जो एक्सप्लोरेशन है इसके हवाले से पिछली हुकूमत, उससे पिछली हुकूमत, अब आपकी हुकूमत भी दावे कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके दावे सच साबित हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में 8 साल से लापता जाहिद अमीन और 1 साल से लापता सादिक अमीन की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत के दौरान लापता अफराद कमीशन के रजिस्ट्रार कमीशन की जानिब से अदालत में पेश हुए और अदालत को बताया कि कमीशन ने जाहिद अमीन को जबरी गुमशुदा डिक्लेयर किया, जिस पर अदालत ने उनसे पूछा कि JIT ने जब कह दिया कि जबरी गुमशुदगी है तो आपने प्रोडक्शन ऑर्डर कैसे जारी किए? क्या कमीशन सिर्फ रस्मी कार्रवाई के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता है? आप पटिशनर्स को मुतल्लिका मालूमात क्यों नहीं दे रहे? आपको तो खुद पटिशनर्स तक पहुंचना चाहिए। अदालत ने रिमार्क दिए कि कमीशन लापता अफराद के अहले खाना के साथ ठीक तरीके से पेश नहीं आ रहा, आप उनके घरों तक जाएं। अदालत ने लापता अफराद कमीशन के रजिस्ट्रार से सवाल किया कि प्रोडक्शन ऑर्डर कब जारी हुए, तारीख क्या है? इस पर दरख्वास्त गुजारों की वकील ईमान मजारी ने अदालत को बताया कि जाहिद अमीन का 14 सितंबर 2020 को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ। इस पर अदालत ने लापता अफराद कमीशन के रजिस्ट्रार से सवाल किया कि क्या आप प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके भूल गए? जिन्हें जारी किया क्या उन्होंने इनकार कर दिया? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि किसी ने इनकार नहीं किया। अदालत ने उनसे पूछा कि क्या आपने प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल ना करने की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई का लिखा? आपने 14 सितंबर 2020 को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया, बादी नजर में आपको कुछ नजर आया होगा, अपने आप को शर्मिंदा ना करें। क्या इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का इससे बड़ा कोई मसला हो सकता है? समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क दिए कि बादी नजर में कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। कमीशन को हिदायत की जाती है कि वजाहत करे क्यों कारआमद और काबिल जिक्र एक्शन नजर नहीं आ रहा। लापता अफराद कमीशन लापता अफराद के अहले खानों को मुकम्मल सहूलत फराहम करे। कमीशन रिपोर्ट दे कि प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न करने के पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए क्यों नहीं लिखा। रिकॉर्ड से लगता है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद कमीशन की कार्रवाई बादी नजर में रस्मी है। एक दहाई पहले तश्कील दिए गए कमीशन ने जबरी गुमशुदगी के खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत को तजावीज़ क्यों नहीं दी? ये अदालत बार बार कह चुकी है। जबरी गुमशुदगी संगीन जुर्म और आइन के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न होने के बाद रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं है कि कभी कमीशन ने कार्रवाई का लिखा हो। 2 साल पहले प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ, कोई वजह नहीं कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का न लिखा जाए। अदालत आके बंद नहीं कर सकती। पटिशनर्स शहरी हैं, कमीशन की ड्यूटी है कि गुमशुदा अफराद के अहले खाना तक पहुंचे। आज की समाअत में अदालत ने लापता शख्स जाहिद अमीन के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न करने से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब करते हुए केस की मजीद समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इसी केस की 6 जून को होने वाली समाअत में भी अदालत ने जाहिद अमीन और सादिक अमीन की अदम बाजियाबी पर बरहमी का इजहार करते हुए लापता अफराद बाजियाबी कमीशन से उस पर जवाब तलब किया था। जाहिद अमीन 2014 में और उनके भाई सादिक अमीन 2021 में रावलपिंडी से लापता हुए थे। अल्लाह हाफ़िज़।